नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, जिसकी वजह से एक नया युद्ध शुरू हो गया है। इजरायल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला बोला है, तो ईरान की मिसाइलों ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव की सूरत बिगाड़ दी है। इस जंग का अंजाम क्या होगा, कोई नहीं जानता। सवाल उठता है कि क्या ईरान पर हमला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर हुआ है? ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोके, हमले तभी रुकेंगे? जब कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं, तो फिर ईरान से इतना डर क्यों है? जिस अमेरिका ने ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू करने में मदद की थी, वो आज ईरान को तबाह क्यों करना चाहता है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं उन तस्वीरों से जिनसे मुक्त हुए बिना मनुष्य को सभ्य कहलाने का हक नहीं है। बहरहाल, पहले ये पश्चिम एशिया का नक्शा, ये ईरान, ये इजरायल बेहद करीब, और अगर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और बात बढ़ी तो कहाँ तक जा सकती है, ये आप समझ सकते हैं। पहले से ही फ़िलिस्तीन और इजरायल में जो हाल है, जिस तरह से फ़िलिस्तीन के गज़ा के इलाके को बर्बाद किया गया है, वो भी तस्वीरों में आपने देखा होगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए जिसका जिक्र हमने अभी किया। तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं और इधर ईरान पर। तो इस तरीके से एक युद्ध जैसी पूरी स्थिति हमें नज़र आ रही है। 13 जून को इजरायल ने ईरान पर पहले हमला किया, यानी इजरायल ने हमला किया ईरान पर। राइजिंग लायन ऑपरेशन उसका नाम दिया गया, और ईरान के नतांज और फोर्डो जैसे न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए, यानी वो जगह जहां उनके परमाणु हथियार या परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से जुड़े तमाम संयंत्र हैं। इजरायल ने कहा है कि ये हमले ईरान के न्यूक्लियर खतरे को रोकने के लिए इजरायली हमले ज़रूरी हो गए थे, यानी न्यूक्लियर खतरा है ईरान, ऐसा इजरायल मानता है। और इस हमले में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिकों और कई वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने कहा है कि इजरायल के हालिया हवाई हमलों में ईरान के 78 नागरिकों की मौत हुई है और 320 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी भी शामिल हैं। और जवाब में ईरान ने तेल अवीव पर निशाना साधा। वहां अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। अमेरिका ने इन हमलों में अपनी भागीदारी से इनकार किया है, लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक इजरायल ने हमले से पहले अमेरिका को सूचित किया था। अमेरिका और इजरायल के बीच गहरा सैन्य और रणनीतिक सहयोग है। इजरायल को अमेरिका से हर साल अरबों डॉलर की सैन्य सहायता मिलती है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल के हमले उसकी अपनी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना चाहता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तबाही का डर दिखाते हुए 12 जून को अपने सोशल मीडिया सोशल ट्रुथ पर जो लिखा है वो बेहद गंभीर है। ट्रंप ने क्या लिखा है वो आप यहाँ देखें। ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान को बार बार समझौता करने का मौका दिया। मैंने उन्हें सख्त शब्दों में कहा कि बस कर लो, लेकिन चाहे उन्होंने कितने भी कोशिश की, चाहे वे कितने करीब पहुँचे, वे समझौता नहीं कर पाए। मैंने उन्हें बताया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात उनके सोचने, उम्मीद करने या सुनने से कहीं ज़्यादा ख़राब होंगे। और ट्रंप यही नहीं रुके, आगे क्या कहते हैं वो भी सुनिए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन और घातक सैन्य उपकरण है और इजरायल के पास इसका बहुत सारा हिस्सा है और भी ज़्यादा आने वाला है, और वे इसका इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी अमेरिका कह रहा है कि इजरायल के पास उसके उन्नत हथियार हैं, और अगर ईरान समझौता नहीं करता तो फिर बेहतरीन इस्तेमाल उन हथियारों का इजरायल जानता है, यानी ईरान पर हमले होते रहेंगे। ये सीधे सीधे धमकी की भाषा है। एक संप्रभु राष्ट्र इस भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता, और ईरान भी नहीं कर रहा है। ईरान की जवाबी कार्रवाई इसका सबूत है। लेकिन एक सवाल भी है कि क्या इजरायल नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरह की संधि हो? 15 जून को दोनों के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में 6ठे दौर की बातचीत होनी थी, पर 2 दिन पहले ही हमले हो गए। वैसे ये भी सोचने की बात है कि क्या अमेरिका खुद नहीं चाहता था कि ये बातचीत हो और इसके पहले हमले हो गए?
अब ये समझने की बात है, जिसका शायद जो रहस्योद्घाटन है वो बाद में होगा। वैसे आज जो अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम का इस कदर विरोध कर रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने ही इस कार्यक्रम की नींव डाली है। आइए इतिहास के कुछ जरूरी पन्ने पलटते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ईरान के शाह रजा पहलवी की है और इधर हैं अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर। पहुंचे थे तेहरान यूनिवर्सिटी में जब ये उनका स्वागत हो रहा था। आइजनहावर 1959 में ये तस्वीर ली गई और आप समझ सकते हैं कि कितने आशा भरी निगाहों से शाह पहलवी की ओर देख रहे हैं और पहलवी साहब भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। दरअसल उस समय ईरान में शाह का शासन था, एक अलग तरह का ईरान था और अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते थे। 2 साल पहले यानी 1959 से 2 साल पहले 1957 में ईरान का परमाणु कार्यक्रम इसी अमेरिका ने शुरू कराया था और उसका नाम दिया था एटम फॉर पीस, यानी शांति के लिए अणु या एटम। बम नहीं कहा उन्होंने, जो 45 में वो डाल चुके थे। बहरहाल 1960 में पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अमेरिका ने ही मुहैया कराया था ईरान को। वो शीत युद्ध का समय था। रूस यानी तत्कालीन सोवियत खेमे में जाने से रोकने के लिए तमाम एशियाई देशों के साथ अमेरिका डील कर रहा था और ईरान के हिस्से में न्यूक्लियर प्रोग्राम आया था। लेकिन 1989 में ईरान में कुछ ऐसा हुआ कि सारे रिश्ते बदल गए। क्या हुआ? ईरान में हो गई दरअसल इस्लामिक क्रांति। पूरा ईरान एक झटके में वहां बदला, क्योंकि जो शाह साहब थे उनका जो शासन था उसमें पश्चिमी रंग ढंग बहुत ज़्यादा हो गया था और निरंकुश शासन था। जनता में आक्रोश था और इस आक्रोश को स्वर मिला वहाँ के तमाम जो इस्लामिक एक तरह से जो शासन चाहते थे, असंतोष को उन्होंने स्वर दिया। शाह ने आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के तमाम प्रयास किए थे, जिसको धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कहा जा रहा था, और जो आर्थिक असमानता बढ़ी थी उसने भी गरीबों को शाह के खिलाफ कर दिया था। और ऐसे में ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता थे उस समय, अयातुल्लाह खुमैनी, वो केंद्र बनकर उभरे और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और इस्लामी मूल्यों पर आधारित एक नए शासन की वकालत कर रहे थे खुमैनी साहब। और ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। ये थी इस्लामिक क्रांति ईरान की 1979 की। लेकिन इसके साथ ही ईरान का परमाणु प्रोग्राम विवादों में आ गया, क्योंकि अब वहाँ शासन बदल चुका था, वहाँ का रंग ढंग तमाम तौर तरीके बदल चुके थे। तो फिर अमेरिका ने उस पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए। ईरान का दावा था कि उसका प्रोग्राम यानी ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण है, बिजली, मेडिकल रिसर्च के लिए है। लेकिन पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजराइल को शक रहा कि ईरान गुप्त रूप से न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। अब सच्चाई क्या है? ईरान का न्यूक्लियर प्लांट, जो हथियार बनाने का पूरा प्रयास होता है, वो उतना विकसित नहीं है। न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम चाहिए। संवर्धित यानी संवर्धन, यानी इसमें वृद्धि शब्द जुड़ा हुआ है, यानी एनरिचमेंट, यानी बेहतर करना। तो कच्चे यूरेनियम को संवर्धित किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में ऊर्जा का उत्पादन U-235 परमाणुओं के विखंडन या विभाजन से होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा जारी करती है। नागरिक उपयोग के लिए 3 से 5% संवर्धन ही काफ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की जून 2025 की रिपोर्ट है कि ईरान के पास 408.6 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम है। यानी इतना यूरेनियम उसने संवर्धित कर लिया है और ये जो मात्रा है ये 9 से 10 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफ़ी है, अगर इसे 90% तक संवर्धित किया जाए। और ईरान अब हथियार ग्रेड यूरेनियम से सिर्फ 1 कदम दूर है
और ये 2 हफ्तों में हासिल किया जा सकता है। तो ऐसा IAEA का मानना है कि ईरान कभी भी अपना जो न्यूक्लियर हथियार बम है वो बना सकता है। तो IAEA ने यह भी कहा है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स जैसे नतांज और फोर्डो पर पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। उसने 6ठी पीढ़ी की सेंट्रीफ्यूजन मशीनें लगाई हैं जो यूरेनियम को तेजी से संवर्धित कर सकती है। ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन IAEA इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा है कि यह सिर्फ नागरिक उपयोग तक सीमित है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए पहले भी प्रयास होते रहे हैं। बराक ओबामा के समय, यानी जब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो 2015 में ईरान से एक डील हुई, JCPOA। क्या है ये डील? इसे कहते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। ये डील हुई 2015 में जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और इस डील पर किसने किसने साइन किया? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने साइन किया। यानी ये 5 देश जो P5 हैं, यानी जो परमानेंट एक तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थायी रूप से सदस्य हैं, P5 प्लस जर्मनी। ईरान का जो यूरेनियम संवर्धन की सीमा है यह तय की गई 3.67%, यानी इतने में वो अपने ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, हथियार नहीं बनते हैं। और यूरेनियम की जो भंडारण की क्षमता है या सीमा है उसे 300 किलोग्राम सीमित की गई। तो इस तरह से ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम को एक तरह से एक सीमित करने का पूरा प्रयास किया गया और इसके बदले जो ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगे थे बहुत सारे, उनको हटा लिया गया। लेकिन फिर 2017 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं और फिर स्थिति बदलती है। क्या बदलती है? ट्रंप साहब जब आते हैं तो उन्होंने 2018 में अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया, इसलिए कि उनका मानना था कि JCPOA ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से पूरी तरह नहीं रोकती। उन्होंने इसे सबसे खराब डील करार दिया। ट्रंप की अधिकतम दबाव की जो नीति है उसके तहत ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए गए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डालकर न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका जा सके। इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी अमेरिका का समर्थन किया क्योंकि उन्हें लगता था कि डील में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और क्षेत्रीय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। वैसे जहां तक सऊदी अरब की बात है तो इसमें ईरान के शिया होने की बात भी छिपी है। ईरान सुन्नी देशों के निशाने पर भी रहा है जो ज़्यादातर अमेरिका के साथ हैं। JCPOA से हटने के बाद ईरान ने भी डील की शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उसने यूरेनियम संवर्धन की सीमा तोड़ दी और नई साइट्स पर काम शुरू किया। इससे तनाव और बढ़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाया। 2025 में सत्ता में लौटने के बाद उन्होंने कहा कि अगर ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकता तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। और अभी जो हमले शुरू हुए उसमें ट्रंप ने कहा ज़रूर है कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान को एक सत्यापित न्यूक्लियर शांति समझौता स्वीकार करना चाहिए वरना परिणाम भुगतने होंगे। आपने पहले भी सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो इजराइल है उसके पास किस तरह से अमेरिका के बहुत ही उन्नत हथियार हैं। तो ये है उनकी अधिकतम नीति, यानी गले पर या यहाँ माथे पर बंदूक लगाकर आप एक समझौते की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। हालांकि बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमैनी, उन्होंने ट्रंप की मांगों को खारिज कर दिया है, जो खमैनी साहब हैं, और उन्होंने कहा है कि यूरेनियम संवर्धन ईरान का अधिकार है। अब ईरान का राजनीतिक परिदृश्य इस समय क्या है, ज़रा उस पर भी नज़र डाल लीजिए। यह है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अयातुल्ला अली खामैनी जो सुप्रीम लीडर हैं और ये देश की नीतियों, सेना और न्यूक्लियर प्रोग्राम को नियंत्रित करते हैं। और राष्ट्रपति मसूद का रोल थोड़ा सीमित है। असली ताकत खामैनी के पास है।
मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में ईरान आर्थिक संकटों से जूझ रहा है क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसकी तेल बिक्री और व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। फिर भी खमैनी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने का ऐलान किया है और इसे वे देश की संप्रभुता का प्रतीक बता रहे हैं। ईरान की विदेश नीति में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी अहम है। इसमें हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और सीरिया जैसे सहयोगी शामिल रहे हैं। ये नीति इजरायल और अमेरिका के खिलाफ एक क्षेत्रीय स्तर पर एक धुरी बनाती है, जिससे कि अमेरिका और इजरायल काफ़ी खफा हैं और ये दोनों देश मानते हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गए तो ये जो मध्य पूर्व है या पश्चिम एशिया है उसमें शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। न्यूक्लियर हथियार से लैस ईरान को रोकना मुश्किल हो जाएगा और मौजूदा संघर्ष इसी का नतीजा है। वैसे दुनिया में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर हथियार हैं? सिर्फ ईरान के पास तो है भी नहीं, पता नहीं, लेकिन बाकी कहाँ कहाँ हैं ये आप ज़रा देख लीजिए। ये देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वाभाविक है, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजरायल। हालांकि इजरायल ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हैं हथियार इजरायल के पास भी, परमाणु हथियार। तो इन देशों के पास कुल मिलाकर 13,000 न्यूक्लियर हथियार हैं, ऐसा कहा जाता है, जिनमें सबसे ज़्यादा जाहिर है अमेरिका और रूस के पास है। और ये देश अब नहीं चाहते कि ईरान भी इस क्लब में शामिल हो। परमाणु संपन्न देशों के बीच न्यूक्लियर हथियारों को नियंत्रित करने के लिए एक अहम संधि है जिसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT कहते हैं। ये संधि 1970 में लागू हुई और इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, यानी परमाणु अप्रसार संधि जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसका क्या है? एक तो न्यूक्लियर हथियारों का प्रसार रोकना, जैसा इसके नाम में ही है, न्यूक्लियर निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, यानी पहले से जो हथियार हैं उनको भी कम करना, और तीसरा शांतिपूर्ण ढंग से न्यूक्लियर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। भारत ने भी इसका प्रयास किया था और आपको याद होगा कि यूपीए शासन में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो बाकायदा ऊर्जा के लिए एक डील भी हुई थी, न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ, और उसको लेकर काफ़ी राजनीतिक विवाद भी हुआ था। लेकिन NPT की सीमाएं भी हैं, मसलन भारत, पाकिस्तान, इजरायल और उत्तर कोरिया ने इसे अपने अपने कारणों से स्वीकार नहीं किया है। ईरान NPT का सदस्य है लेकिन उस पर संधि का उल्लंघन करने का आरोप भी लगता है। अमेरिका और रूस ने स्टार्ट संधि जिसे कहते हैं उसके तहत हथियारों यानी न्यूक्लियर हथियारों की संख्या कम की है, लेकिन हाल के वर्षों में रूस और चीन जैसे देश अपने न्यूक्लियर शस्त्रागार को आधुनिक बना रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ रहा है। ज़रा एक तस्वीर देखिए, ये इस समय देखना बहुत ज़रूरी है। ये गुबार आपके जहन से शायद ही कभी छटा हो अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। 6 और 9 अगस्त को 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिराए थे। लाखों लोग मर गए थे, एकदम भाप बनकर उड़े थे हज़ारों लोग तुरंत। वही अमेरिका आज शांति दूत बना हुआ है। एकमात्र प्रयोग एटम बम का आज तक किसी ने किया है तो वो अमेरिका है, और यहाँ जब ये बम चले तो इनकी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को हुआ। आज के न्यूक्लियर बम तब के एटम बम से सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर है। कहते हैं कि पूरी धरती भी नष्ट हो सकती है, इतने परमाणु हथियार इस समय बन चुके हैं। इसलिए सवाल केवल ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का नहीं होना चाहिए। सोचना यह होगा कि धरती पर ऐसे विनाशक हथियार हो ही क्यों, जो पृथ्वी नाम के इस खूबसूरत ग्रह के अस्तित्व को नष्ट कर सकते हैं। और हमारी आकाशगंगा या हमारे सौरमंडल में दूसरा तो कोई ग्रह फिलहाल है नहीं। तो मानव सभ्यता के विकास के लिए जिन नैतिक तर्कों की ज़रूरत होती है उसमें किसी एक देश को सिर्फ आप रोकें, ये शायद उचित नहीं। इसलिए सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। अंग्रेजी में कहते हैं कोएग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। सोचिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।
Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.